हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने सिक्योरिटी और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पर वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम सुरक्षा के होने वाले जो नए खतरे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भारत की सुरक्षा नीति के कुछ घटक पढ़ेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो, सभी चैप्टर के नोट्स और वीडियो क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सुरक्षा को होने वाले खतरे के नए स्रोत। इसे हम नए स्रोत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है कुछ जो खतरे हैं ये कुछ ही सालों में काफ़ी ज़्यादा विश्व को प्रभावित किया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ओके, तो देखिए ये सब जो है खतरे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आतंकवाद आता है। आतंकवाद देखिए काफ़ी खतरनाक है, इससे देखिए काफ़ी देश प्रभावित है। इसका संबंध राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी कारण के नागरिकों को निशाना बनाता है। इसका उद्देश्य नापसंद राजनीतिक हालात, सरकार या जनता को आतंकित करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? राजनीतिक खून खराबे से होता है। ये अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, विमान अपहरण करते हैं, विस्फोट करते हैं कहीं भी। ठीक है ना, इंडिया में भी ऐसे हालात देखे गए, कई बार विस्फोट हुआ इंडिया में, ट्रेनों में बम ब्लास्ट किया गया और पुलवामा अटैक भी हुआ था, अभी आपको याद होगा 2019 में। ओके, और फिर संसद में भी हमला हुआ था। और लेकिन सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला हुआ था आपको पता होगा 9/11 हुआ था, और ये 2001 में हुआ था अमेरिका में। अमेरिका की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी अमेरिका की, उस पर ही हमला कर दिया गया था। तो यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो है प्रभावित करना शुरू किया। यहीं से जो है आतंकवाद अस्तित्व में आया और सबसे बड़ी घटना थी 9/11 की, जो घटना थी आतंकवाद से संबंधित। ओके दोस्तों, तो ये जो है क्या करते हैं, लोगों को आतंकित करते हैं, लोगों को डराते हैं और उन्हें डरा धमका कर क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और उनसे अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सुरक्षा के नए खतरों में सबसे खतरनाक है ये। ओके, इसके बाद देखिए मानवाधिकारों का उल्लंघन दूसरा आता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन दूसरा जो नए खतरों का शुरू होता है। इसमें राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक अधिकार व औपनिवेशिकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन ये सब जो है उपनिवेशीकृत है, और फिर लोगों के जो मूलवासी या फिर नीचे जाति के जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई लोग जो हैं अधिकारों का उल्लंघन के कारण क्या कर रहे हैं, वो जो है मतलब शस्त्रीकरण का तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, बदले की भावना उत्पन्न हो रही है उसमें। तो ये भी जो है राष्ट्र के लिए खतरा है और ये भी जो है नया स्रोत है खतरे का। तीसरा है वैश्विक निर्धनता। ये भी जो है वर्तमान समय में सुरक्षा के जो है नए खतरे हैं। अनुमान है कि अगले 50 वर्षों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों को क्या करेगी, और सामाजिक समूहों को और गरीब बना देगी। गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बना देगी। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय अगर कम होगा और फिर जनसंख्या अधिक बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, आय जो है और भी कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे क्या होगा, फिर विश्व में क्या होगा, वैश्विक निर्धनता में वृद्धि होगी। तो ये जो है वर्तमान समय में क्या है, वैश्विक स्तर पर एक नए खतरे के स्रोत के रूप में है। ओके, चौथा है नई बीमारियों का फैलना। ये भी जो है वर्तमान समय में एक नए खतरे हैं, और इसका एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा है वो कोरोना वायरस है। आपने देखा होगा कि इसने कैसे पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था। पूरे विश्व में सभी को आर्थिक रूप से और जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो HIV, एड्स, एबोला, बर्ड फ्लू और सोर्स जैसी बीमारियां फैल रही है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकना आसान नहीं है। इसके समाधान के लिए सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। तो एक बात और याद रखना कि ये सब जो आप पॉइंट पढ़ रहे हो हेडिंग में, ये सब जो नई बीमारियां या फिर जो भी नए समस्याएं पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, ये सब एक वैश्विक समस्याएं हैं जिनका समाधान
पूरे विश्व को मिलकर करना, पूरे संस्थाओं, पूरे देशों को मिलकर करना ज़रूरी है। कोई एक देश इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो उनमें से जो है ये सब जो है, ये बीमारियां जो है क्या है, किसी एक देश के बस की बात नहीं इनको सुलझाना। आपने देखा होगा कि ये जब स्टार्टिंग में फैले तो इससे अफ्रीका और एशिया के जो विकासशील देश थे इन सब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। ओके दोस्तों, तो ये नई बीमारियां भी जो है क्या वर्तमान समय में एक सुरक्षा के नई खतरे हैं। पांचवा पॉइंट है वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक ताप वृद्धि भी क्या है, एक जो है वैश्विक समस्या जिसका समाधान कोई देश अकेला नहीं कर सकता। ये जो है पर्यावरण से संबंधित समस्या है और ये खतरे के नए स्रोत के रूप में ये भी सामने आया है। तो वैश्विक ताप वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए विश्व स्तर पर देशों को सामने आना होगा और इसका समाधान मिलकर करना होगा। ओके, तो वैश्विक ताप वृद्धि से क्या होता है, इससे जो है पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ता है, असंतुलन बनता है और इससे क्या होता है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या है, विकसित देश हो सकते हैं, ठीक है ना। औद्योगिकरण इसका जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार हो सकता है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये सारे जो है इसके पॉइंट्स है वैश्विक ताप वृद्धि के। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों ये सब जो पॉइंट्स थे सुरक्षा के खतरे के नए स्रोत थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है और 6 नंबर में आता भी है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से इनको याद कर ले। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा भारत की सुरक्षा नीति के घटक पर है कि भारत को जो है किन क्षेत्रों में जो है अधिक सुधार करना चाहिए। तो ये सुरक्षा के जो है प्रमुख 4 घटक है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला जो है सैन्य क्षमता को सुदृढ़ करना। सैन्य क्षमता को क्या करना है, भारत को अपने सैन्य को मजबूत करना है। तो इसमें देखिए भारत पर पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1971 तथा 1999 में और चीन ने 1962 में आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त भारत के चारों ओर परमाणु हथियारों वाले देश हैं, इसलिए भारत की सुरक्षा की रणनीति में सैन्य शक्ति को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भारत ने सन 1974 और 1998 में, ठीक है ना, 1974 और 1998 में क्या किया, इसने परमाणु परीक्षण किया। सबसे पहले इसने कब किया था, परमाणु परीक्षण 1974 में किया था राजस्थान के पोखरण में, और फिर उसी बार जो है इसके बाद कब किया था, 1998 में पोखरण में ही क्या किया था, इसने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत का जो पहला घटक है वो है सैन्य क्षमता को सुदृढ़ करना। सैन्य क्षमता को क्या करना है, मजबूत करना है। क्यों करना है वो आपको पता चल ही गया होगा इसको पढ़कर, क्योंकि आसपास के जो देश हैं इसके आतंकवादी टाइप के हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चलते रहते हैं पड़ोसी देशों से, जो है खास करके चाइना और पाकिस्तान से, और इनके साथ जो है कई बार क्या हो चुका है, संघर्ष भी हो चुका है, युद्ध भी हो चुका है। तो इसीलिए भारत को सबसे पहले सैन्य क्षमता को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा जो आता है किसमें सुधार करना चाहिए भारत को, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए भारत ने सदा अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण तथा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम मंच मानने पर बल दिया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर और भी अन्य संगठन हो जिनके द्वारा विश्व में शांति स्थापित किया जा रहा हो, या जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए जो भी संधियां आई हो, उनका क्या किया है भारत ने, हमेशा समर्थन किया है, ताकि जो है इन समस्याओं से निपटा जा सके और विश्व में शांति स्थापित किया जा सके, विश्व में सुरक्षा स्थापित किया जा सके। ओके दोस्तों, भारत की सुरक्षा नीति का तीसरा घटक देखिए कौन सा है, आंतरिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करना। जो आंतरिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए भारत को प्रयत्न करना चाहिए, और इसके लिए उसने क्या किया है, उग्रवादी समूहों के खतरे के समक्ष एकता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया गया है। अब उग्रवादी जैसी, नक्सलवादी जैसी समस्याओं का समाधान के लिए क्या किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया भारत ने। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में क्या होता है, सभी समूहों को, चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो, ठीक है ना, या अल्प जाति के हो या ऊंची जाति के हो, सबको जो है समान अधिकार दिए जाते हैं, सबको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, कोई जो समूह है वो अलग होकर नक्सलवादी या फिर उग्रवादी का रूप धारण ना कर ले, ठीक है। तो इसके लिए भी इसने क्या किया है, विश्व अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा, देश में शांति स्थापित करने के लिए क्या किया, इसने आंतरिक समस्या को सुलझाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है भारत ने। दोस्तों अभी हमने भारत की सुरक्षा नीति के कुछ घटक पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक सवाल हमारा ये उठता है
कि भारत की जो आंतरिक समस्याएं और बाहरी समस्याओं को देखते हुए मतलब किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक सुरक्षा या अपारंपरिक सुरक्षा। तो उसका उत्तर देखिए कि हमें जो है पारंपरिक पर अधिक ध्यान देना चाहिए या फिर अपारंपरिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, उपयुक्त घटनाओं का विभिन्न परिस्थितियों में पालन किया गया है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और इसके बाद देखिए क्या है, आदि अभी भी विद्यमान है। देश के कई भागों में क्या है, अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। स्वच्छ पानी अभी भी कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भुज में भूकंप का आना से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि लोगों को अभाव से मुक्ति मिले। अतः वर्तमान परिदृश्य में अपारंपरिक सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अपारंपरिक सुरक्षा पर जो है अधिक बल देना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे हम जितना जो सैन्य खर्च करते हैं, सेनाओं पर खर्च करते हैं, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं, उनमें से कुछ कटौती करके जो है क्या करना चाहिए, हमें देश की आंतरिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बीमारियां आदि को दूर करने पर खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश की आंतरिक स्थिति में सुरक्षा एवं शांति स्थापित होगा, लोगों में भय उत्पन्न नहीं होगा, जिससे क्या होगा, देश मजबूत बनेगा, देश में शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा की किस धारणा को वरीयता देनी चाहिए, अपारंपरिक धारणा को वरीयता देनी चाहिए। ओके दोस्तों, एक नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जो एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वो है तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में अंतर। जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं और विकसित देश में जो लोग रह रहे हैं, उनके सामने कौन सी समस्याएं या खतरे आते हैं, उनमें अंतर बताना है। तो देखिए, मानवाधिकार उल्लंघन आता है सबसे पहला। मानवाधिकार उल्लंघन जो है विकसित देशों में अधिक होता है या विकासशील देशों में। देखिए, तीसरी दुनिया के देशों, तीसरी दुनिया के देश कौन है, तीसरी दुनिया हम उसे कह रहे हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो देश सम्मिलित है वो सब आते हैं तीसरी दुनिया में। ओके, तो इसमें जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। जिनके उदाहरण देखिए, ये है रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना द्वारा रक्तपात। तो ये सब जो है तीसरी दुनिया के देश है और यहाँ पर जो है मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं। जबकि विकसित देशों में क्या होता है, मानवाधिकार उल्लंघन जो है कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो है लोग जो है क्या होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, सभ्य होते हैं। जबकि तीसरी ये जो विकासशील जो देश है, यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा जो आता है, जनसंख्या में वृद्धि आता है। तो जनसंख्या वृद्धि भी जो है विकासशील देशों में अधिक हो रहा है, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नाइजीरिया में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अनुमान के अनुसार अगले 50 वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी, जबकि इस अवधि में धनी देशों की जनसंख्या कम होगी। अब जनसंख्या भी क्या हो रहा है, अधिक ज़्यादा वृद्धि हो रहा है विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में जनसंख्या कम हो रहा है। अब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो विकासशील देशों में क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो देश भी जो है क्या होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। तो ये भी जो है लोगों के सामने समस्याएं हैं विकासशील देशों, जबकि विकसित देश जो है और ज़्यादा धनी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या कम होगा। ओके, तीसरी समस्या है गरीबी। तो जनसंख्या की वृद्धि के कारण वैश्विक निर्धनता में वृद्धि की संभावना है। प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश के लोगों को धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर क्या करते हैं, गरीब देशों को और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय भी कम होता है विकासशील देशों में, और फिर यहाँ की जो है जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा गरीबी होगी यहाँ पर विकासशील देशों में, और लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। जबकि विकसित देशों में क्या होता है, विकसित देशों में जनसंख्या कम हो रहा है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, तो विकसित देशों के सामने जो है गरीबी जैसी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेगी और वहाँ के लोग और भी धनी होते जाएंगे। ओके, तो ये जो गरीबी भी जो है क्या है, विकासशील देशों को ही अधिक ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ना कि विकसित देशों को। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए जो अगला आता है वो है संघर्ष में अंतर।
दक्षिण गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग शरणार्थी बने, जबकि विकसित देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। अब देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वहाँ पर क्या हुआ है, सशस्त्र संघर्ष अधिक ज़्यादा देखने को मिलता है, युद्ध अधिक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ है, लाखों लोग शरणार्थी बनते हैं, ठीक है ना। जबकि विकसित देश में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, सशस्त्र संघर्ष ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण लोगों को भी कम ही नुकसान होता है विकसित देशों में। और विकसित देशों में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया वहाँ के लोग जो है सभ्य हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर ये सब समस्याएं जल्दी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा जो आता है, नई बीमारियां हैं जो दोनों देशों के, दोनों तरह विकसित और विकासशील देशों में लोगों के सामने जो समस्याएं आते हैं। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सोर्स जैसी बीमारियां अफ्रीका और दक्षिण एशिया में फैल रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 2003 तक HIV एड्स से संक्रमित 4 करोड़ लोगों में से 2/3 अफ्रीका में और शेष के 50% दक्षिण एशिया में थे। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो बीमारियां भी फैली, महामारियां भी फैली, उसका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला, विकासशील देशों में ही देखने को मिला, तीसरी दुनिया के देशों में ही देखने को मिला, जैसे अफ्रीका, एशिया जैसे या विकासशील देश और भी जो भी है उन सब में देखने को मिला, ठीक है ना। और अमेरिका में क्यों नहीं देखने को मिला, अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके पास जो है टेक्नोलॉजी थे, इनके पास अच्छे डॉक्टर्स थे, तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो है इन समस्याओं का समाधान करने में सफल रहे। तो इन बीमारियों का प्रभाव भी अधिक ज़्यादा किनको देखने को मिला, किनको झेलने को मिला, जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, विकासशील जो देश थे। विकसित देशों में इन समस्याओं का समाधान करने का जो है तरीका आ गया था, उन्होंने क्या किया था, तरीका ढूंढ लिया था। और विकसित देश जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी रहते हैं, आपको पता होगा, उनके पास कई तरह के टेक्नोलॉजी है, उनके पास पूंजी है, ठीक है ना, जिसका उपयोग वो करते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब समस्याओं का अधिक प्रभाव किन पर देखने को मिला है, विकासशील देशों के लोगों पर ही देखने को मिला है, विकसित देशों पर कम देखने को मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था क्वेश्चन था, विकासशील देश और विकसित देशों के लोगों के सामने कौन कौन सी समस्याएं, उसका प्रभाव किन पर अधिक पड़ता है, उस पर था। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। ओके फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा शक्ति संतुलन पर, बैलेंस ऑफ पावर पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है डेफिनेशन में, या 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर। तो देखिए क्या है बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक देश या देशों का समूह इतना शक्तिशाली हो कि वह अन्य देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले और कोई भी देश या समूह दूसरे देश या समूह पर आक्रमण करके उसे पराजित ना कर सके। अब इसमें यह कह रहा है कि एक देश या देशों का समूह जो है अपनी शक्ति में इतना वृद्धि करे कि वह जो है दूसरे शक्तिशाली देशों के बराबरी कर ले। तो इससे क्या होगा, दोनों शक्तिशाली देशों के बीच में क्या होगा, शक्ति संतुलन स्थापित होगा, दोनों की जो है शक्ति मजबूत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, शक्ति संतुलन स्थापित होगा, और शक्ति संतुलन स्थापित होगा तो युद्ध होने की संभावना जो है कम हो जाएगी दोनों देशों के बीच में। और क्या होगा, कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाएगा। अगर युद्ध होगा तो दोनों को नुकसान होगा, और दोनों को नुकसान होगा तो इसी डर से क्या होगा, युद्ध होने की संभावना में कमी आएगी। तो ये जो है शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है। इसी तरह आपको लिखना है अगर पूछा जाए 1 या 2 नंबर में इसका डेफिनेशन तो। ओके दोस्तों, अब देखिए बैलेंस ऑफ पावर जो है कोई देश जो है कैसे स्थापित करता है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए देश अपने निकटतम देशों जिनके साथ अनबन हो या जिनके साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो के साथ संबंध बनाकर शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए ये स्थापित कैसे करते हैं, अगर पड़ोसी देश कोई हो तो उसके साथ अगर अनबन बनी हो सालों में, या युद्ध हो चुकी हो प्राचीन टाइम में या पुराने पहले कुछ सालों में, और फिर वो संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, फिर उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है आने वाले टाइम में या भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो सके। तो इस तरह से क्या करते हैं, शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। दूसरा देखिए कैसे शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सैन्य शक्ति में वृद्धि करके भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करके भी क्या किया जा सकता है, शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब इसका एक उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं कि भारत ने जब 1974 में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था,
तो उसके देखे देखी फिर उसके बाद क्या किया, अपने जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए उसने क्या किया, पाकिस्तान ने, जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान ने, उसने भी 1998 में क्या किया, अपना जो है परमाणु परीक्षण किया। तो इसका जो एक उदाहरण है, तो उसने भी क्या किया, पाकिस्तान ने अपने सैन्य शक्ति में क्या किया, वृद्धि किया, जिसके कारण शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है। तो इस तरह अपने जो है सैन्य शक्ति में वृद्धि करके भी शक्ति संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। ओके दोस्तों शक्ति संतुलन से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आपको जो है कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन को जो है सुरक्षा के किस धारणा में रखा जाता है, अपारंपरिक सुरक्षा या पारंपरिक सुरक्षा के धारणा में, ये जो है कमेंट करके बताएंगे आप। और कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि आप जो है कितना सीख रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो आता है अगला टॉपिक सैन्य गठबंधन पर आता है। तो इसको भी आपको कमेंट करके बताना है कि सैन्य गठबंधन जो है सुरक्षा की किस धारणा में आती है, परंपरागत सुरक्षा की धारणा में आता है या अपरंपरागत सुरक्षा की धारणा में, ये भी जो है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सैन्य गठबंधन बनाने के जो है उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए पहला जो है सैन्य गठबंधन क्यों बनाया जाता है, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। अब गठबंधन क्यों बनाते हैं देश, ताकि जो है अपनी शक्ति में वृद्धि कर सके, सैन्य शक्ति में वृद्धि कर सके, ताकि उन पर जो है कोई आक्रमण ना कर सके। अगर आक्रमण करे तो ये सब जो है गठबंधन में जितने भी देश शामिल है ये सब जो है मिलकर उसका जवाब देंगे। ठीक है ना। इसका एक उदाहरण जो आप देख सकते हैं नाटो देख सकते हैं, जो जिसे जो है अमेरिका ने बनाया था 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जो था एक सैन्य गठबंधन है जो वर्तमान में भी एक सैन्य गठबंधन के रूप में विद्यमान है। इसके बाद दूसरा देखिए सैन्य गठबंधन का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य जो है किसी सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाना होता है। अब इसका सैन्य गठबंधन बनाने का उद्देश्य क्या होता है, सैन्य हमले को रोकना और दूसरे देशों के आक्रमण से रक्षा करना ही इसका जो है उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, सैन्य गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो गठबंधन बनाए जाते हैं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। तो इसका जो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका जो है एक बार जो है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को क्या करता है, समर्थन करता है, उनको जो हथियार प्रोवाइड करता है। लेकिन जब 9/11 घटना 2001 में घटती है, अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा जो है आतंकवादी हमले से नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो जो है आतंकवाद के विरुद्ध हो जाता है, उसके जो है नीति में भी परिवर्तन आ जाता है। पहले वो समर्थन करता है और फिर बाद में जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही बात इसमें कह रहा है कि ये जो है राष्ट्रीय हित बदलने पर जो है गठबंधन भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है वर्तमान समय में नाटो गठबंधन ये जो है विद्यमान है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में एक सैन्य गठबंधन का नाम लिखिए जो विद्यमान है वर्तमान समय में, तो देखिए नाटो है, नाटो गठबंधन। ये क्या है, एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य संगठन है। और किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका द्वारा। ठीक है ना, पश्चिमी सैन्य संगठन है। तो ये क्या था, इसका देखिए अगर फुल फॉर्म भी आएगा तो आपको लिखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप याद रखना। स्टार्टिंग में इसमें 12 देश थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है इसमें लगभग 30 के आसपास देश हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये एक सैन्य गठबंधन के रूप में विद्यमान है। इसके अनुसार अगर अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में सम्मिलित सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, अगर ये देखिए नाटो में जितने भी देश सम्मिलित है, स्टार्टिंग में 12 थे, अब तो 30 के आसपास देश हैं इसमें। तो अगर उनमें जो देश इसमें सम्मिलित है उन पर किसी पर भी अगर हमला होता है किसी बाहरी देश द्वारा, तो इसमें जितने भी देश सम्मिलित है ये सारे मिलकर जो है उस देश पर हमला करेंगे, उससे हमले का जो है जवाब देंगे। ओके, तो इनका उद्देश्य जो है क्या होता है, युद्ध को रोकना ही होता है, एक दूसरे देशों का क्या करना होता है, सहयोग करना होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था, नाटो का उद्देश्य लिखना है तो यही लिखना है आपको। अगर एक हमला करते हैं तो सभी लोग जो है उसका सहयोग करेंगे। तो ये था गठबंधन के बारे में। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये गठबंधन के बारे में। अब इसके बाद देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर डेफिनेशन या छोटे छोटे जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है जो है अवरोध। अवरोध का क्या अर्थ है, रक्षा का क्या अर्थ है, ये जो है आता है कि मतलब अवरोध का अर्थ है, जैसे ऑप्शनल वाले आते हैं ना क्वेश्चन, या फिर 1 नंबर में पूछा जाता है या रक्षा का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो देखिए
सुरक्षा नीति के अंतर्गत युद्ध की आशंका को रोकने को अवरोध कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि युद्ध की आशंका को रोकना क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है। छोटा सा पॉइंट, ऑप्शन में 4 पॉइंट दिए रहेंगे और उसमें ये पॉइंट आ जाएगा और क्वेश्चन रहेगा कि अवरोध का इनमें से कौन सा अर्थ सही है। ठीक है, तो इसका अर्थ है युद्ध की आशंका को रोकने को क्या कहा जाता है? अवरोध कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए रक्षा का क्या अर्थ है? युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने को रक्षा कहा जाता है। युद्ध को सीमित करना और उसे समाप्त करने की स्थिति जब बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? रक्षा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट आता है या एक क्वेश्चन बनता है निशस्त्रीकरण पर कि निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। निशस्त्रीकरण मतलब देखिए इसी में नी आ रहा है और शस्त्रीकरण मतलब नी मतलब नहीं हो गया, शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रीकरण का जो है कम उपयोग करना या फिर ना के बराबर उपयोग करना, जो खतरनाक हथियार हैं। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है कि सभी राज्य चाहें उनका आकार, शक्ति और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ विशेष प्रकार के हथियार का प्रयोग ना करें। ठीक है ना, चाहे कितना ही शक्तिशाली देश हो, वो जो है कुछ जो है खतरनाक जो हथियार होते हैं उनका प्रयोग ना करे, क्योंकि उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उन हथियारों को हथियार पर क्या किया गया है? रोक लगाया गया है। और इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा संधियाँ भी की गई है निशस्त्रीकरण से संबंधित। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हो गया, जैविक हथियार संधि हो गया, कुछ संधि की गई हैं जिसके द्वारा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि शस्त्रों का जो है कम से कम प्रयोग किया जा सके और विश्व में अशांति की भावना उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर जो पूछा जाता है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है कि अप्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर है। तो अप्रवासी देखिए कौन होते हैं? अप्रवासी अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, इनको स्वीकार करने के लिए कोई राज्य बाध्य नहीं होता। देखिए अप्रवासी वो होते हैं जो अपना देश छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं या चले जाते हैं। जैसे अपना देश जो है उन्हें निकालता भी नहीं है या किसी प्रभाव से उन्हें निकाला नहीं जाता है और वो जो है अपने आप ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? दूसरा देश जो है उन्हें नागरिकता देने के लिए राजी नहीं होता है। ठीक है ना, उन्हें जो है कोई भी देश जो है स्वीकार नहीं करता है। तो ये जो होते हैं अप्रवासी होते हैं, जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ओके, जबकि देखिए शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर विवश होते हैं। सामान्यतः यह आशा की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थी को स्वीकार करेगा। अब देखिए युद्ध हो गया हो देश में, या फिर प्राकृतिक आपदा आ गया हो, या परियोजना कार्य किया जा रहा हो, या राजनीतिक उत्पीड़न से प्रभावित होकर वो जो है स्वदेश छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो काफ़ी लोग जो है इधर उधर चले गए थे, शरणार्थी के रूप में रहने लग गए थे। ठीक है, और फिर 1971 में जब युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश से जो है लगभग 80-90 लाख जो है शरणार्थी भारत में आ गए थे, जिनका खर्च जो है भारत को उठाना पड़ा था। ठीक है, तो ये जो है युद्ध के कारण शरणार्थी जो है बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो कहीं मान लो भटकते हैं तो इनके मजबूरी को समझकर जो है कोई ना कोई देश जो है इन्हें नागरिकता प्रदान कर देता है। जबकि अप्रवासी अपनी मर्जी से जाते तो उनको जो है कोई देश स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। तो ये दोनों अंतर आप याद रखेंगे, आपको जो है एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसी तरह से लिखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान है, अच्छे से याद हो गया होगा आपको। इसके बाद देखिए मानवीय सुरक्षा क्या होता है। मानवीय सुरक्षा आता है, छोटा सा है तो इसको भी समझ लें। हम सुरक्षा पढ़ रहे हैं तो मानवीय सुरक्षा तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपारंपरिक सुरक्षा में मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके अनुसार समस्त मानवता को सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है। अब देखिए अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुरक्षा की कौन सी धारणा है जिसे मानव की सुरक्षा या विश्व रक्षा भी कहा जाता है, तो आपको लिखना है अपारंपरिक धारणा। ठीक है ना, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? मानव की सुरक्षा भी कहा जाता है, विश्व रक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले खतरे को सम्मिलित किया गया है। अपारंपरिक धारणा जो है यही कह रहा है कि जो मानवों को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, आंतरिक जो मामले हैं, चाहे वो बीमारियां हों या फिर गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन सब को जो है, या फिर आतंकवाद हो, इन सब को जो है सुलझाने की जो है अधिक ज़रूरत है।
ठीक है ना। तो यही जो है मानवीय सुरक्षा से संबंधित है। ये सब जो खतरे हैं, इन खतरों को जो है सुलझाना जरूरी है, तभी जो है मानवीय सुरक्षा स्थापित किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है अपारंपरिक धारणा को क्या कह रहे हैं, मानव की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए अगला जो आता है, क्षेत्रीय सुरक्षा की अपेक्षा जो है मानवीय सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। क्षेत्रीय सुरक्षा मतलब देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के बजाय जो है मानवीय सुरक्षा को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए मानवीय सुरक्षा के अधिक महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण यह है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य बल का प्रयोग न करने के लिए कई संधियां, जैसे जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, ठीक है ना, आदि पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब देखिए सैन्य हमले जो होते हैं, सैन्य हमले मान लो बाहरी खतरा जो है, बाहरी हमला जो होता है उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, संधि भी कर लिया गया है। जबकि जो आंतरिक खतरा जो होता है उनके लिए कुछ भी संधियाँ नहीं की गई है। तो आंतरिक खतरा जैसे आतंकवाद हो गया, वैश्विक तापवृद्धि हो गया, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो मतलब बाहरी सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य बल का प्रयोग न करने के लिए क्या किया गया है, काफ़ी संधियाँ की गई है। तो वो तो रुक जाएगा, संधि की गई है तो कोई तो हमला करेगा नहीं जल्दी। लेकिन इसके विपरीत मानवीय सुरक्षा को कई प्रकार के खतरे हैं। ठीक है ना, केवल युद्ध वाला ही खतरा नहीं है, बाहरी देशों का आक्रमण ही खतरा नहीं है, कई सारे खतरे हैं। जैसे वैश्विक तापवृद्धि हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो गया, खतरनाक बीमारियां हो गई, ठीक है ना, गृह युद्ध हो गया। तो ये सब जो है क्या है, मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले, मानव को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ठीक है ना। तो इन सब खतरों को क्या करना चाहिए, इन सब खतरों को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए सभी देशों को जो है आगे आना चाहिए। ठीक है। और मानवीय सुरक्षा से संबंधित जो है नीतियों का निर्माण करना चाहिए, संगठनों का निर्माण करना चाहिए, ताकि मानव सुरक्षा स्थापित किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आई होप कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं आज हमने जो इस वीडियो में पढ़ा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया SST स्टडी पॉइंट, तो सब्सक्राइब कर दें। आपको जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस, नोट्स और क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स।